हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र पर। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक सिंह, करेंटली एमबीबीएस थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट। बात करते हैं बच्चों की नीट के एग्ज़ाम के लास्ट 2 महीने जो बचे हुए हैं, 50 से 60 दिन जो बचे हुए हैं, इस टाइम पे आपके लिए मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, ठीक है, जो आपके लिए फीजेबल हो, जो आप सही टाइम पे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि 16 घंटे पढ़ो, ठीक है, जो आपके लिए प्रैक्टिकल है। और इस स्ट्रैटेजी में जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, आप ऐसा नहीं है कि इसमें से बहुत चीज़ें आपको ऑलरेडी पता नहीं होंगी, आपको काफ़ी चीज़ें इसमें से पता हैं। एक बार मैं सिर्फ आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा, और इस अप्रोच के थ्रू आप खुद से अपना टाइम टेबल बनाओगे। ठीक है, मैं आपको कोई बना बनाया टाइम टेबल नहीं उठा के दे दूंगा कि इस तरह से पढ़ना है, इस चैप्टर को इस दिन करना है, इस तरह से करना है। आपको मैं सिर्फ एक अप्रोच दे रहा हूं। इस अप्रोच के बेसिस पे अगर इसको आप फॉलो करते हो, ठीक है, इसके मदद से इस वीडियो को देखने के बाद आप आधे घंटे 1 घंटे खुद को देते हो और एक स्ट्रैटेजी अपने लिए खुद बनाते हो, ठीक है, तो आपका नीट में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात के लिए मैं आपको फुल ऑन गारंटी ले सकता हूं। देखो, जब भी हम देखते हैं नीट का एग्जाम, ठीक है, आपके सामने होने वाले हैं टोटल 200 क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहली बात मैं यही बोलता हूं कि अगर कोई आपसे पूछे कि आपको, या आप खुद ये सोचते हो कि आपको क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मैक्सिमम जितने कर पाओ। ठीक है, बायो में तो जितने भी क्वेश्चंस, अगर 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो करने हैं। ठीक है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऐसा आ रहा हो जो आपको बिल्कुल ना आता हो, उसको आप छोड़ देना। ठीक है, अगर मान लो बेटा 4 ऑप्शन हैं, ठीक है, ABCD करके 4 ऑप्शन हैं, अगर आप किसी एक ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि ये एक ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा पक्का और 3 आंसर आपके सामने बच जाते हैं, तो आप इनको जरूर अटेम्प्ट करो। आपको क्वेश्चन सिर्फ तभी छोड़ना है जब चारों ऑप्शन को देख के आपको लगे कि इन चारों ऑप्शन में से कोई आंसर नहीं है, तब आप उसको छोड़ोगे। ठीक है, जब आपको एकदम नहीं पता उस टॉपिक के बारे में, तब उस क्वेश्चन को आप छोड़ोगे। अगर आप एक क्वेश्चन को भी एलिमिनेट कर पा रहे हो, एक ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर पा रहे हो, 3 ऑप्शन बच रहे हैं, तो आप उसको अटेम्प्ट करोगे। अगर 2 को एलिमिनेट कर सकते हो, सिर्फ बी और सी, मान लो 2 ऑप्शन बच रहे हैं, तब तो इसको पक्का ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एक बार के लिए अगर 3 ऑप्शंस में रिस्की लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपके 33% चांसेस सही होने के, लेकिन अगर 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हो तो 50% चांस है कि क्वेश्चन सही होगा। और नीट के एग्जाम में देखना कि हमेशा ऐसा होता है ज़्यादातर, ठीक है, कि एक ऑप्शन है 10 टू द पावर 3, एक ऑप्शन है 10 टू द पावर 4, एक है 10 टू द पावर 5, एक है 10 टू द पावर 6। ठीक है, अगर इस तरह से 4 ऑप्शन है तो अक्सर जो लोअर मोस्ट और जो हायर मोस्ट वैल्यूज होती है वो आंसर नहीं होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा, लेकिन 99% ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि जो एक माइंडसेट होता है एग्जामिनर का, अगर मान लो क्वेश्चन उसने बनाया, उसका आंसर 10 टू द पावर 5 आ रहा है, तो वो इस ऑप्शन को छुपाने की कोशिश करेगा कि आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करो तो आपका 1 0 बढ़ जाए या 1 0 घट जाए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसी दोनों में से कोई एक आंसर होता है, तो ऐसे में आप रिस्क लो। ठीक है, मेरा यही कहना है कि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आओ, आप अपने चांसेस बढ़ा रहे हो। आप जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 720 में से 720 बच्चे लेके आ रहे हैं, इसका मतलब वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आपको 600 नंबर भी आप टारगेट कर रहे हो, 620 या 640 नंबर भी टारगेट कर रहे हो, तो ऐसे में आप मैक्सिमम करो। 180 अटेम्प्ट करने हैं तो 170-75 तक तो करना ही करना है। 175 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके ही आओ। ठीक है, ये पहला अप्रोच है, ये पहली चीज है जो आपको बताना था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज अप्रोच पे देखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच, सबसे पहले देखो बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, कि क्या करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ना है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, हर एक डायग्राम को आपको देखना है, हर एक फ्लो चार्ट, हर एक टेबल, हर एक चीज, डायग्राम कोई बना हुआ है, डायग्राम के नीचे अगर कुछ लिखा हुआ है तो आपको उसके बारे में भी पढ़ना है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक चैप्टर है, वहां पे यहाँ पे एडिनो वायरस का एक डायग्राम बना हुआ है। एडिनो वायरस के बारे में लिखा हुआ है कॉजेस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। एग्जाम में पूछ लेगा कि एडिनो वायरस क्या कॉज कराता है और कॉजेस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यहाँ उस डायग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू, ठीक है, आप में से कई लोग हैं जिसको हो सकता है आपको इसके बारे में ना पता हो, लेकिन ये क्वेश्चन एम्स 2019 का पूछा हुआ है। एम्स 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो हर एक चीज एनसीईआरटी बायोलॉजी और पीवाईक्यू पे फोकस करना है। पीवाईक्यू में देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आप क्वेश्चंस के आंसर आप बार बार गलत करते हो।
जैसे मेरे टाइम पे मुझे याद है कैपिसिएशन और डीकैपिसिएशन में मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था कि कैपिसिएशन कहाँ पे होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है कि मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, डीकैपिसिएशन क्या होता है, कहाँ होता है। तो मैंने उसको रट लिया कि कैपिसिएशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप बार बार गलत करते हो, तो उन पीवाईक्यूज को आप अपनी एनसीईआरटी बुक में ही लिख लो या उसको वहां पे मार्क कर लो। तो बायोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं बताना है आपको, टाइम कैसे डिवोट करना है मैं उसके बारे में आपको थोड़ा ही ब्रीफ आइडिया दूंगा। फिजिक्स के लिए देखो क्या करना है, फॉर्मूला नोट्स बनाने हैं, 2 से 3 पेज के फॉर्मूला के नोट्स बनाने हैं हर चैप्टर के, और खुद से बनाने हैं। किसी कोचिंग का उठा के पीडीएफ नहीं ले लेना है कि फोन में रखा हुआ है, हाँ ठीक है उसको पढ़ लेंगे, खुद से लिख के बनाना है। अगर मान लो आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन की, उसमें एक चैप्टर आपने पढ़ा है, 50 से 60 पेज में फिजिक्स का एक चैप्टर होता है नॉर्मली, ठीक है। आप पूरी कॉपी को अपने रिवाइज करो, जितने स्पेशल केस बन सकते हैं उनको वहां पे आप फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते जाओ। बेसिक सारे फॉर्मूलाज एक पेज में लिख लिया, स्पेशल सारे केसेस अगले पेज में लिख लिया, 2 से 3 पेज में हर चैप्टर का फॉर्मूला चार्ट खुद से बनाओगे और उसको प्रॉपर्ली रिवाइज करोगे। हर चैप्टर का अलग से बनाना है, ठीक है, या तो एक सेपरेट कॉपी में ही बना लो, ठीक है, हर चैप्टर का, या 2-2 3-3 पेजेस लेके A4 शीट पेपर लेके उनमें हर एक चैप्टर का सेपरेट बनाओ, खुद से बनाओगे, ठीक है। दूसरा आपको करना है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मान लो एक चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वेव ऑप्टिक्स का मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं सारे फॉर्मूले लिख लिया मैंने एक जगह पे, ठीक है, मैंने सारे फॉर्मूलों को लिख लिया, देख लिया। मैं अगर 10-15 एग्जांपल्स को देखूंगा ना कि सॉल्व कैसे हो रहा है, तो मुझे फॉर्मूला को और एग्जांपल्स को देख के आइडिया लगने लगेगा कि यहाँ पे किस तरह से काम करना है, ठीक है। और जब मैं कई तरह के क्वेश्चंस लगाऊंगा उसी चैप्टर से, ठीक है, जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे उनके सोल्यूशन को देखूंगा। सोल्यूशन आजकल मिलना किसी भी क्वेश्चन का, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, बहुत ईजी आज के टाइम में, क्वेश्चन को डालो उसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो मेरा ये काम है कि अगर कोई चैप्टर मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि अब लास्ट टाइम में मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा वेव ऑप्टिक्स के लेक्चर करूं, 10-15 लेक्चर्स में वो चैप्टर होता है, तो मैं जाके उसके सबके वीडियोस देखूं, 10-15 घंटे वहां पे वेस्ट करूं। मैं सिर्फ क्वेश्चन लगाने पे आऊं, जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है उसके क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन देखूं और उसको फिर से सॉल्व करूं। अगर मैं वेव ऑप्टिक्स के भी 100 से 150 क्वेश्चन लगा लेता हूं ना, तो चैप्टर मेरा पूरा कंप्लीट है विदाउट स्टडिंग एनी थ्योरी, ठीक है। ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, लास्ट के टाइम में यही चीजें काम आती हैं। मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं था, मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूं, जब मैं 2020 में सेलेक्ट हुआ था, मैंने सिर्फ फॉर्मूलों को लिखा, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगा, मेरे पास मॉड्यूल थी, मॉड्यूल में मैंने एग्जाम्पल देखे, ठीक है, 10-15 एग्जाम्पल देखे, फिर धीरे धीरे लगाना चालू किया। 2 दिन के अंदर मैंने उस चैप्टर में से 200 क्वेश्चन लगाए और फिर उसके बाद वो चैप्टर मुझे आ गया, ठीक है, मुझे अपने आप उसके कंसेप्ट समझ में आने लगे, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के थ्रू। तो फिजिक्स में अगर लास्ट के टाइम में हो, कोई चैप्टर नहीं आता है, तो सिर्फ फॉर्मूला चार्ट बनाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो धीरे धीरे, ठीक है। इन 40-50 दिन में भी, 60 दिन में भी ना, वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, यकीन मानो इस बात को। तीसरा देखो, प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटाइज क्या करना है, जो भी आपके वीक टॉपिक्स है ना बेटा फिजिक्स के, उनको अभी खत्म कर लेना है, ठीक है। अगर 50 दिन का आपके पास टाइम है, ठीक है, तो पहले 20 दिन में आप अपने सारे वीक टॉपिक्स को खत्म करो और फिर अगले 30 दिन में इनको रिवाइज करो। मेरी बात को सुनना, वीक टॉपिक्स जितने हैं उनको फिजिक्स में पहले से आइडेंटिफाई कर लो, आपको पता भी होता है आपके कौन से वीक टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो पहले 20 दिन में उन टॉपिक्स को करके खत्म करो, ठीक है, और अगले 30 दिन में जो टॉपिक्स आते थे उनको रिवीजन करो, और जो वीक टॉपिक्स थे अब ये भी थोड़े बहुत आने लगे होंगे, तो उनके भी क्वेश्चंस लगा के फिजिक्स को इस तरह से डील करना है। अब रही बात केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में बहुत इजीली 150 प्लस लाया जा सकता है, ठीक है। बायोलॉजी में 360 में 340 मार्क्स लाना मुश्किल है, ठीक है, मेरी बात मानना, बायोलॉजी में 360 में 340 मार्क्स लाना मुश्किल है, लेकिन केमिस्ट्री में 180 में से 150 मार्क्स लाना ज़्यादा ईजी है। केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। देखो कई बच्चे क्या गलती करते हैं, बायोलॉजी में चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। आपको बायोलॉजी के एनसीईआरटी की लाइंस इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आजकल ज्यादा आ रहे हैं, तो इस समय पे बायोलॉजी के एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स बनाना उतना बेनिफिशियल नहीं है। आप बुक की लाइन की रीडिंग लगाओ, ठीक है। जब एक चैप्टर ऐसा होता है कि आपने 10 बार 15 बार पढ़ा हुआ है, तो रिप्रोडक्शन अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ने बैठोगे ना, लाइन बाय लाइन अगर जाओगे, एक एक लाइन को पढ़ते हुए जाओगे, तब भी 20 मिनट में 25 मिनट में वो चैप्टर रिवाइज कर दोगे। मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, इंपॉर्टेंट आपको चीजें लिखनी है, फॉर्मूले लिखने हैं और एग्जांपल्स को लिख लेना है एक जगह पे। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, जैसे आप बायोलॉजी में करते हो। हाँ, उतने 15-20 बार एक चैप्टर की रीडिंग नहीं लगानी है, 3 से 4 बार रीडिंग लगा लोगे तो सफिशियंट है। सारे के सारे नियम रिएक्शंस को एक जगह पे लिख लेना है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की
जितने भी चैप्टर्स हैं उनके जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स उनको करना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको करना है, और चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस उनको करना है। ऑर्गेनिक के लिए बोल रहा हूँ, फिजिकल के लिए मत करना, नहीं तो इतना कैलकुलेशन है कि उसमें फंस जाओगे और उसका कोई आपको जरूरत भी नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में जितने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सॉल्व उनको कर सकते हो, क्योंकि वहां से डायरेक्टली उठ के क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले। ठीक, जितने भी क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री की बुक में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उनको आप एक जगह पे बना लो। अब चाहे वो क्रोमेट आयन का हो, क्रोमाइट का हो, ठीक है, ओलियम का हो, ठीक है, जितने भी स्ट्रक्चर्स हो उन सारे स्ट्रक्चर्स को एक जगह पे बना लो, और उसमें जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वहीं पे लिख दो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, S8 हो, P4 हो, P5 हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, ठीक है, उसको बना लो एक जगह पे। ठीक है, 3-4 पेजेस में सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, और मैं आपको बना के दिखा भी दूंगा। ठीक है, कोई एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैंने अपने टाइप पे बनाए हुए थे सारे के सारे स्ट्रक्चर्स, सारे के सारे नेम्ड रिएक्शंस मैंने एक जगह पे लिखे हुए थे, तो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा कि किस तरह से उस चीज को करना है। इसके बाद ऑल इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, देखो इसको आपको करना है चैप्टर वाइज। कैसे करना है? चैप्टर वाइज। ठीक है, जैसे हम एस ब्लॉक पढ़ते हैं, एस ब्लॉक पढ़ा या हाइड्रोजन पढ़ा। अब हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन चैप्टर में जितने भी रिएक्शंस हैं, आपको नहीं मतलब वो किस प्रोसेस का है क्या है, आप सिर्फ सारे रिएक्शंस को 2 पेज के अंदर लिख लो। ठीक है, और उसको ऐसे सेपरेट करो, ये हाइड्रोजन का है, ये एस ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक का है, ये डीएनएफ ब्लॉक का है। ठीक है, इस तरह से चैप्टर वाइज जितने भी रिएक्शंस दिए हुए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चैप्टर वाइज उनका 1-1, 2-2 पीस का एक शीट बना लो। ठीक है, सिर्फ उस पर रिएक्शन लिखना है। ठीक, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बुक चैप्टर हैं उनको एनसीईआरटी बुक से रीडिंग लगाओ। धीरे धीरे आपने जो नोट्स बनाए हैं, जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं 1-1 पेज के, 2-2 पेज के, जिसमें सिर्फ रिएक्शंस हैं, अब आप उन रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करो। जैसे मैंने हाइड्रोजन पढ़ लिया, मैंने सारे रिएक्शंस 2 पेज के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब मैंने एनसीईआरटी रीडिंग लगा ली है 2-3 बार, अब मुझे एक आइडिया मिल गया है कि कौन सा रिएक्शन कहाँ का है। तो अब मैं इस रिएक्शन को देख के आइडेंटिफाई करूंगा कि अच्छा ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्या ये हार्डनेस ऑफ वाटर का है, ठीक है, क्या ये क्लेंजिंग एजेंट में आएगा, उसको मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। क्या ये क्या कहते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में है। ठीक है, तो इस तरह से उन रिएक्शंस को धीरे धीरे कैटेगराइज करो। इस चीज में भी कैटेगराइज करो कि ऑक्सीडेशन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस तरह से उन रिएक्शंस को धीरे धीरे आइडेंटिफाई करो और उन पेजेस को रिवाइज करते रहो। बाद में ऐसा क्या होगा कि वो जो एक आपने पेज बनाया है 2 से 3 पेज का, सिर्फ रिएक्शंस लिख के वही आप रिवाइज करोगे और आपका पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक का चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो ये कुछ केमिस्ट्री के लिए है। ठीक है, फिजिक्स के लिए मैंने बता दिया और बायोलॉजी के लिए मैंने बता दिया। अगले 50 दिन में आपकी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि आपको इस बेसिस पे काम करना है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, 50 दिन या 60 दिन आपके पास अगर है तो इसमें से पहले 20 दिन में उन सारे चैप्टर्स को करना है जो आपके वीक हैं। ठीक है, वीक टॉपिक्स या फिर अनरेड टॉपिक्स, इनको करना है। ठीक है, और फिर अगले 30 दिन में आपको इन सबको रिवाइज करना है। इन 20 दिन में अगर मान लो 10 चैप्टर ऐसे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के टोटल 10 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको नहीं आते, ठीक है, तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे देने हैं आपको इन 10 चैप्टर के लिए रोज, और बाकी के 3-4 घंटे आपको देने हैं जो चैप्टर्स आते हैं उनके रिविजन के लिए। ठीक है, मॉक टेस्ट बच्चे पूछते हैं कब लगाना है मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट बेटा तभी लगाने के लिए मैं बोलता हूं जनरली जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो। ठीक है, अब क्लास 11th के एनसीईआरटी में बायोलॉजी में 22 चैप्टर है, 16 चैप्टर है 12th में, तो ये हो गया 38। ठीक है, फिजिक्स की बात कर लेते हैं तो आई वुड से 15 चैप्टर है और 12th में 14 चैप्टर है। कम्युनिकेशन सिस्टम पार्ट नहीं है नीट के सिलेबस का। ठीक है, तो ये हो गए 29। ठीक है, और केमिस्ट्री में आ जाते हैं तो 14 चैप्टर और 16 चैप्टर, तो ये हो गए 30। ठीक है, तो टोटल हो गए 99। ठीक है, हाँ 99, शायद ये 14 ही है, ये 14 है। ठीक है, नहीं 15 है, सॉरी। ठीक है, 15 चैप्टर्स है टोटल, वेव्स को मिला के 15 चैप्टर है। ठीक है, तो 97 चैप्टर्स। ठीक है, टोटल हो गए 97 चैप्टर्स। तो अगर मान लो 97 चैप्टर्स हैं टोटल, इन 97 चैप्टर्स में बेटा अगर मान लो आपको 80 चैप्टर्स आते हैं और 17 चैप्टर्स नहीं आते, ठीक है, 17 चैप्टर्स मान लो आपको नहीं आते, 80 चैप्टर्स आते हैं, तो इस रेंज में अगर आप पहुंच गए तो आप मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दो। हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट लगा लो, बहुत है। एंड ये भी याद रखना है कि अगर मान लो आपका नीट का एग्जाम है, ठीक है, नीट का एग्जाम आपका पास आ गया, मान लो 10 दिन बाद आपका नीट का एग्जाम है,
ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है कि हर रोज एक एक मॉक टेस्ट लगाएंगे 10 दिन तक, ये नहीं करना है। ये उस केस में करते हैं बच्चे जब उनका ऑलरेडी मॉक टेस्ट में 600 नंबर 620 आ रहे हैं, 640 आ रहे हैं, 650 आ रहे हैं। अगर आप देख रहे हो कि आपके मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। जरूरत इस बात को समझने की, आप अगर इन 10 दिन में लगातार एक मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है, 3 घंटे दोगे, 2 घंटे उसके एनालिसिस के लिए दोगे, तो उससे बेटर है कि आप इन 10 दिन को रिवीजन में फोकस करो, 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाओ ताकि आपको एग्जाम का एक ओरिएंटेशन हो जाए, एक फील हो जाए। मॉक टेस्ट जब भी लगाना है, अगर आप घर पे लगाओगे तो OMR के साथ ही लगाना है और विद इन 3 आवर्स कंप्लीट करने की कोशिश करना है। मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका नीट का एग्जाम अब 3 घंटे 20 मिनट का होने लगा है, ठीक है, तो इस टाइम पे आप कोशिश करो कि आप 3 आवर में कंप्लीट कर रहे हो पेपर को, ठीक है। मॉक टेस्ट OMR भर के मॉक टेस्ट को आप 3 घंटे में फिनिश कर रहे हो, क्योंकि 20 मिनट का बफर लेके चलो, ठीक है। कभी आपको 50 जगह सिग्नेचर करना होता है, फोटो क्लिक करवाना होता है, थंब इंप्रेशन देना होता है, अटेंडेंस के लिए आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। किसी सेंटर्स पे तो ऐसा भी होता है कि पेपर ही लेट से खोलने देते हैं। तो 20 मिनट का बफर अपने खुद के लिए लेके चलो और ये हैबिट बनाओ कि आप नीट के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो विद इन 3 आवर्स। 3 घंटे 5 मिनट में, 3 घंटे 1 मिनट में, 2 मिनट में, इस टाइम पे आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो और OMR भी फिलअप कर पा रहे हो इसी टाइम में। एंड दूसरी चीज, ऐसा मैंने आपको बता दी है, दूसरी चीज ये है कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, ठीक है, मैक्सिमम की तरफ जाना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। अपने अटेम्प्ट को बढ़ाइए, मार्क्स आपके धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, धीरे धीरे आप नेगेटिव अपने आप कम करने लगोगे जैसे जैसे आप वीक टॉपिक्स को कवर करते जाओगे। जो बच्चे ड्रॉपर होते हैं या जो कई साल से तैयारी कर रहे होते हैं वो ऐसा करते हैं ना, जो उनके वीक टॉपिक्स होते हैं उनको करते ही नहीं है और जो चैप्टर्स उनको अच्छे से आते हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करके खुश होते रहते हैं। ये गलती नहीं करना है। ये गलती मैं भी करता था लास्ट ईयर, जब मैंने ये गलती नहीं की, ठीक है, जो मेरा 3rd ड्रॉप था उस पर जब मैंने ये गलती नहीं की, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इन वीक टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है अभी के लिए और लास्ट के 1 मंथ में अच्छे से सबको रिवीजन करके मिक्स एंड मैच करके क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, सिलेक्शन आपका कंफर्म्ड है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल गाइडेंस वाली वीडियोस के लिए आप नीट शास्त्र को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।